हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो कि जीपी रेटिंग करना चाहता है, जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनना चाहता है और यूके सीओसी के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि यूएस वीज़ा एक बहुत बड़ी हर्डल है। इसलिए आज मेरे साथ तीन लोग बैठे हैं स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन से। पहले तो नेहा मैम आपका स्वागत है, क्रिस्टल जी आपका स्वागत है, ईशा जी आपका स्वागत है। सो यहाँ पर नेहा जी सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे, जहाँ पर लगेगा कि कहीं कुछ चीज़ मिस हो गया तो वहाँ पर नेहा जी विल हेल्प अस। बट अदरवाइज जो ईशा जी हैं शी विल टेल अस अबाउट कि यूके वीज़ा में जब कोई बच्चा इंडियन साइड के लिए अप्लाई करता है, एक ऑयलर अप्लाई करता है यूके में, तो क्या क्या दिक्कतें फेस करता है। क्रिस्टल जी बताएंगे डेक साइड के लिए। तो पहले ईशा जी स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जय माता दी। तो ईशा जी स्टार्ट करते हैं। पहले तो वेलकम ऑन मर्चेंट नेवी डिकोडेड। तो अब ये बताइए, अगर आप जब कोई जीपी रेटिंग का बच्चा आता है, ऑयलर है, वाइपर है और वो जाना चाहता है इंजीनियर बनने के लिए, 4th इंजीनियर का एग्ज़ाम देने के लिए, और वो यूके सीओसी अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारे आपके पास कैंडिडेट्स आते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, कितनी कॉस्ट है? आप जो बिल्कुल शुरू कीजिए और द स्टेज इज योर्स। सबसे पहली प्रॉब्लम इज फंड्स, बिकॉज यूके जाने के लिए यू हैव टू शो मेंटेनेंस फंड्स एंड बच्चों के पास जनरली पैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं बिकॉज वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सो इंजन साइड के जब जाते हैं तो उनको 3.5 प्लस शो करने होते हैं। एंड मोस्टली क्या होता है, बच्चे गोल्ड लोन लेते हैं या एजुकेशन लोन लेते हैं, या और यहाँ पे क्या सीन होता है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स से ले लेते हैं, किसी से भी ले लेते हैं। मतलब वो एनआरई फ्रेंड से ले लेंगे या एनआरई कोई अपने रिलेटिव से ले लेंगे, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव उनका रिलेशनशिप। सो दैट इज़ वेयर वी आर स्ट्रक। और या तो फिर मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी रिसेंटली आने शुरू हुए हैं कि वो 3 महीने अपने बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं भेजते, 3-4 महीने की एक साथ भेजते हैं। सो व्हाट प्रॉब्लम है कि यूके वीआई वाले जब वो आपकी एप्लीकेशन देखते हैं, सो आपकी सैलरी स्लिप और आपकी एप्लीकेशन और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको कंपेयर करते हैं। एंड हमारे अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि बच्चों की, और एक और चीज़ प्रॉब्लम होती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे कुछ और अमाउंट होता है और जो क्रेडिट होती है सैलरी INR में, दैट इज़ समथिंग एल्स, और लिखा होता है जो सैलरी स्लिप में उसमें कोई और अमाउंट होता है। सो इसी बेसिस पे वो लोग वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने डिक्लेयर कुछ और किया है, अकाउंट में कुछ और आ रहा है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज बच्चों को ये समझ नहीं आता कि जो उनके सैलरी फंड्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो थोड़ा अपना सेव करके रखें, सब कुछ ना इन्वेस्ट करें। बिकॉज कई बच्चे होते हैं जो अपने 3-4 फ्रेंड्स से एक्यूमुलेट करने के लिए ये फंड्स 3.5, 3, 4 जितने भी उनको चाहिए होते हैं, तो वो 4-5 फ्रेंड्स वगैरह से ले लेते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि सिर्फ फंड्स दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कहाँ से आ रहे हैं फंड्स और उनके पास कहाँ से आए वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर किसी को यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, देयर आर 2 वेज यूके वीज़ा के लिए, क्योंकि अगर वो यूके सीओसी के लिए जा रहा है, पहला तो वो खुद से अप्लाई करना चाहता है। अगर वो खुद से अप्लाई करता है यूके वीज़ा के लिए तो कितने फंड्स दिखाने पड़े, क्योंकि फिर उस टाइम पे वो 6 महीने का कोर्स करेगा वहाँ पे, राइट? नहीं हाँ। जो इंजन वाले बच्चे होते हैं वो एकेडमिक एग्जाम्स के लिए जाते हैं, साइंस भी और कंट्रोल इंजीनियरिंग। ईके का कोर्स ऑप्शनल होता है कि वो फेस टू फेस कर सकते हैं यूके जाके, या वो ऑनलाइन कर सकते हैं, बट ईके के एग्जाम्स और वर्कशॉप उनको यूके में देने पड़ते हैं। हाँ, तो उसके लिए कितना यूके वीज़ा की कॉस्ट कितनी है नॉर्मली, और कितना फंड उनके पास होना चाहिए? सो यूक्रेन वॉर की वजह से जो नॉर्मल वीज़ाज हैं दे आर गेटिंग डिलेड, तो 3 मंथ्स प्लस लग रहे हैं। सो इसीलिए हम प्रायोरिटी वीज़ा प्रेफर करते हैं, एंड प्रायोरिटी वीज़ा की फीस अराउंड 37,000 है। और नॉर्मल वीज़ा की कितनी रहती है? अराउंड 9-10,000। बट टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। हाँ, अब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड प्रायोरिटी वीज़ा मतलब मैक्सिमम इट्स टेकिंग 2 वीक्स टाइम। 2 वीक्स, जैसा कि निशांत की वीडियो में उसने बताया था कि मैंने प्रायोरिटी वीज़ा लगवाया है। सेकेंड थिंग इज़ कि जो फंड्स की बात करते हैं, अगर बच्चा आपके थ्रू जा रहा है तो फंड्स तब भी उतने रखने हैं उसके पास बैंक अकाउंट में, और खुद जा रहा है तब भी उतने रखने हैं, या देयर इज अ डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ फंड्स? सो सेम अमाउंट फंड्स उतने रखने। सो आपके थ्रू अगर वो जाता है तो एक फ़ायदा यह है कि पूरा पेपर वर्क आप देखेंगे, स्कैनिंग आप करेंगे एंड एवरीथिंग। सो लाइक थैंक्स टू सर संतोष सर कि इन्होंने ये स्टार्ट किया है कि वी मेक एफिडेविट्स। सो हम बच्चों के एफिडेविट्स बनाते हैं, बिकॉज जो एप्लीकेशन होती है उसमें 1000 वर्ड्स का सिर्फ स्पेस होता है, वेयर वी कांट फिट द एंटायर स्टोरी। सो वी मेक एन एफिडेविट जिसमें हम सारा उनका लिखते हैं चिट्ठा कि यहाँ से पैसे आए, वहाँ पे गए, तो सो दैट इट इज एक्सप्लेनेबल, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, एंड देन कॉलेजेस कैन रिलेट एंड ऑल। और किसी ने स्पॉन्सर किया है तो कंसेंट लेटर बनता है, स्पॉन्सरशिप लेटर बेसिकली तो डिटेल एक्सप्लेन करना होता है ना कि कहाँ से आया, सोर्स क्या है, क्यों है।
जितना मुझे पता है कि यूके वीज़ा में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो आप लोग उसमें पूरी जी जान लगा देते हैं, दैट इज वेयर योर रोल कम्स इनटू प्ले। वी हैव ऑल 100% रेट ऑफ यूके वीजास, हमारा कोई वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी बाहर से बच्चे आने लगे हैं जिनके रिजेक्शंस हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वो बच्चे हमारे पास आते हैं कि अभी 2 बार रिजेक्ट हो गया, अब तो आप ही लगा सकते हो। तो मोर ऑफ यूके सीओ से तो हमें लग रहा है कि यू नो वी बिकम, अब आप कहीं एम्बेसी ना खुल जाए, कहीं यहाँ पर एम्बेसी ना खुल जाए यूके की, बन जाए हम लोग वैसा हो गए। एंड मोर ओवर अभी डेक, शी विल एक्सप्लेन यू, डेक स्टूडेंट्स तो बोलते हैं कि अभी उनका वीजा लगा तो अब उनको उनकी वाइफ को, बिकॉज उनका कोर्स थोड़ा लंबा होता है 6 मंथ्स का वहां पर, तो दे ऑल और मोस्ट ऑफ देम वांट टू टेक देयर वाइफ आल्सो अलोंग, तो फिर वो अपनी वाइफ का वीजा भी लगाते हैं। तो हमने उनकी वाइफ का वीजा भी लगाया हुआ है, उनका फैमिली वीजा भी लगाया हुआ है, बच्चों का भी लगाया हुआ है। तो अगर 1-2 केसेस जो आपको अभी रिसेंटली याद है जहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, विदाउट नेमिंग द चाइल्ड, कैन यू प्लीज शेयर? हाँ, there was a student recently, he was going through a divorce and मतलब divorce के साथ साथ he also got married and he had a child from the second marriage. So he used to transfer his salary in 3 different accounts क्योंकि उसकी जो पहली वाइफ थी वो compensation मांग रही थी। So then वो अपनी सेकेंड वाइफ के अकाउंट में, अपनी मदर के अकाउंट में और अपने अकाउंट में भेजता था डिवाइड करके सैलरी, टू शो कि मैं इतना कम ही अर्न करता हूँ तो मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ। सो इट वॉज लाइक दैट, जस्ट इमेजिन। उसका इतना बड़ा एफिडेविट हमने बनाया कि उसकी सैलरी इतनी है और उसने रिक्वेस्ट करी अपने एम्प्लॉयर से कि 3-3 अकाउंट्स में जा रही है, इन मंथ्स में इतना अमाउंट गया है। सो मतलब उसका बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग था। ओके, ये तो एक केस हो गया। और कोई केस आपको याद है? और हाँ, मतलब जनरली मतलब अभी लगा लो कि ऑलमोस्ट एवरीबडी somebody doesn't know even what is a bank statement। अच्छा, ऐसा ये तो मैं मान सकता हूँ। अगर आप बोलो ना, आई एम नॉट सरप्राइज कि आप बोलोगे आपने किसी को बोला बैंक स्टेटमेंट, तो आप मानोगे इस बच्चे का जिसकी मैम बात कर रही हैं, he is in UK now, he is in UK now। तो आई कॉल्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे आपके लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की टिल डेट तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ही वाज लाइक ओके, ठीक है। फिर देन ही वाज लाइक नेक्स्ट डे, आई एम नॉट वेल, माय वाइफ इज गोइंग टू द बैंक, तो आप उसको समझा दो। आई कॉल्ड हिज वाइफ, मैंने उनको समझाया, वो गई वहाँ पे, शी डिडंट नो कि क्या बोलना है। और बैंक मैनेजर से मैंने बात करी, मतलब उस बंदे ने बैंक मैनेजर को भी इतना कंफ्यूज कर दिया कि उसको भी समझ नहीं आ रहा कि बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए। इतनी मुश्किल से उसको समझाया। फिर ही कॉल्ड सर एंड ही टोल्ड सर कि मैंने लाइक ईशा मैम से पूछा है लगाने के लिए वीज़ा, बट उनको नहीं समझ आ रहा। so और यहीं पे बैठे हुए थे और हम नीचे उसी की बात कर रहे थे कोइंसिडेंटली। तो आई वाज लाइक सर आओ आप। और उसने मुझे इतनी छोटी छोटी मतलब बैंक स्टेटमेंट्स भेजी, इसमें इतने छोटे छोटे लेटर्स थे। मैंने कहा बताओ मैं क्या पढूं इसमें जो मुझे फर्स्ट थॉट की बैंक स्टेटमेंट इज लाइक अ लेटर फ्रॉम द बैंक। हाँ, बैंक मैनेजर कह रहे आप ही लिख कर दो, आप ही लिख कर दो। बैंक मैनेजर कह रहे मैं कैसे लिख के आपको दूं? ओके, ही थॉट बैंक स्टेटमेंट मींस कि वो कुछ स्टेटमेंट में लेटर पे कुछ लिख के देना है, तो ये चैलेंज है। एंड उसने इतना कर रखा था, उसने अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे, फंड्स ट्रांसफर कर रखे थे, फिर किसी और के अकाउंट में कर रखे थे। तो इट वाज मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें एक जो चैलेंज आपने बताया कि जैसे कहीं लोग होता है कि जैसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेटर अलग है, सैलरी अलग है, तो ऐसे में उस बच्चे को क्या करना चाहिए ये भी बताइए प्लीज। सो एफिडेविट, एंड आजकल तो हम दैट वी मेक और हम एप्लीकेशन फॉर्म में भी छोटा सा ट्राई करते हैं मेंशन करने का कि अकॉर्डिंगली मेरी इतनी सैलरी है, पर मिनिमम सैलरी इतनी आ रही है और मैक्सिमम इतनी आ रही है। एंड देन एफिडेविट में हम प्रॉपर टेबल बनाते हैं वेयर इन वी शो कि इतनी सैलरी है, इतने डेज की इतनी आई है, इतने मंथ की इतनी आई है। And there is a hell lot of paperwork, a lot of efforts involved on every student. अभी हर महीने डिडक्शन होता है, लीव पे, और मतलब जो और एक और चीज अब है कि 3-3, 4-4 महीने बाद एक साथ भेज रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब why? मे बी सैलरी कम है इसलिए एक साथ भेजते हैं कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद। स्टूडेंट डजंट टेक ऑन बोर्ड, वो ज्यादा खर्चा ले लेता है, तो किसी में ज्यादा कभी इंसेंटिव्स ओवरटाइम का ज्यादा आ जाता है। और एक और एग्जांपल, एक बच्चा आज ईशा जी फॉर्म में आ गई हैं। एक बच्चा था, ही वाज लाइक कि उसकी सैलरी वो कुछ अमाउंट ही अपने अकाउंट में भेजता था और कुछ थोड़ा अमाउंट शिप में रखता था। सो उसका एफिडेविट बनाना था। अब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसमें ज़्यादा दिख रही है, बैंक अकाउंट में कम दिख रही है। तो मैंने सर से बात करी कि इसका कैसे शो करें। तो सर ने बच्चे से बात करी, वाज लाइक कि नहीं, मुझे अपनी वाइफ को नहीं बताना था कि मेरी इतनी सैलरी है। मैं आधी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता हूँ कि उसको पता रहे और बाकी की मेरे पास शिफ्ट। ये जितनी वाइफ सुन रही है सारे कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखो अपने हस्बैंड्स का। मरीनाज आर स्कैर्ड ऑफ देयर वाइफ। मेरे पर भी उंगली उठ रही है और ये सच बात है। वैसे मेरी वाइफ अगर देख रही है तो बिल्कुल मानेंगे, मैं डरता हूँ उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम, मतलब नटशेल में हम ये बोलना चाहेंगे जो लोग अगर जैसे यूके सीओसी के लिए उनको जाना है तो ये वन नाइट में तो डिसाइड नहीं करते, कहीं ना कहीं उनका बैक ऑफ द माइंड प्लान रहता है कि हमें एग्जाम देना है या जाना है। तो अगर कमिंग टाइम विद इन 6 months दे वांट टू अप्लाई, या जब वो करना चाहते हैं ना स्टार्ट प्रोसेस, सो ट्राई टू कीप योर सैलरी, थोड़ा बहुत सेविंग जो है वो रखेंगे तो अच्छा है हम लोग के लिए दिखाने के लिए और उनके लिए, बिकॉज अल्टीमेटली वीजा हैविंग द यूके वीजा इज अ मेजर स्टेप। तो वीजा लगेगा तभी आप एग्जाम देने जाओगे। अगर फिर वीजा आपका रिजेक्ट हो जाता है ना तो फिर आपने जो डेट बुक की है एग्जाम की वो आपको फिर आगे प्रोलॉन्ग करनी पड़ेगी। यू हैव टू अगेन पे द एग्जामिनेशन फी जो करना पड़ता है, £50 ट्रांसफर फीस। देन फिर बच्चे का वो मॉरल भी कम हो जाता है, फिर उसने जो पढ़ाई की होती है वो फिर 2 महीना आगे और टल जाता है। फिर वीजा का फीस भी चला जाता है। सिर्फ वीजा का ये है कि आपको अगर प्रिपेयर्ड हो कि आपको जाना है यूके सीओसी के लिए तो आप 3-4 महीने 5 महीने थोड़ा सा सेविंग आप करके रखो, या फिर कोई ऐसा सोर्स रखो जो आपका रिलेशन में है, जैसे फादर है या वाइफ है या ब्रदर है जो ब्लड रिलेशन में, ताकि उनसे हम कंसेंट लेटर लेके स्पॉन्सरशिप दिखा सके। इफ दे आर अर्निंग गुड इन देयर ओन जॉब्स, या पर्सनल सेविंग भी दिखा सकते हैं रिलेटिव्स की, जैसे आपकी वाइफ है आपने अपनी ही सैलरी से उसको घर का खर्चा दिया है, उसमें से उसने पर्सनल सेविंग की है, शी कैन ऑल्सो स्पॉन्सर यू फ्यू फंड्स लाइक 2 लाख 3 लाख 4 लाख। हम बता सकते हैं एक कंसेंट लेटर लेके आपकी वाइफ से कि आई एम having this much of saving from my husband salary only, I've saved all these funds and I am now giving him for his study. So ऐसे वीजा ग्रांट होता है। मतलब इतना मुझे समझ में आ गया that it is not an easy process। मैं तो हल्के में ले रहा था। Now see I am getting, see this is why I am making these videos। जिस आपको हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती, but meeting people who are in the industry doing this, that is how you know। क्रिस्टल, हाँ जी, ईशा जी बिल्कुल फॉर्म में सुनिए। हाँ जी, एक और चीज, there is this problem also कि वो एक बारी में ना अपनी स्टोरी में सुनाते हैं। हाँ, they hide। या क्या कर so रहे हैं यार, जब अगर हम पूछते हैं उनसे, इतनी बेइज्जती, हाँ जी, अगर हम पूछते हैं उनसे स्टोरी तो हमें इतना पार्ट पता होता है, एंड जब हम सर के पास जाते हैं कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है सर क्या सीन है, तो वो सर को सब कुछ बता देते हैं। सो इसलिए कह रहे हैं इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी वो प्रॉब्लम है। सो मतलब दे शुड बी। देखो एक चीज़ ये आपको मैं इसका आंसर देता हूँ, उसका रीज़न है। मैंने एक इंटरव्यू किया न्यारी नानी मैम के साथ, तो हम जो सी फेयरर्स होते हैं आप समझिए, मैं क्वेट में पढ़ा पर मैं लड़कियों से कभी ज़िंदगी में बात नहीं करी। देन आई जॉइन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, वहाँ पर हमारे कॉलेज में कोई लड़की नहीं थी, पूरे कॉलेज में बैच छोड़िए। उसके बाद हम चले गए ऐसे पर पर लड़कियाँ नहीं होती हैं, एंड सडनली यू एक्सपेक्ट कि हम आपसे बात करें और अपने जीवन के सारे राज खोल दे, नहीं हो पाएगा। सो दैट मीन्स वो संतोष सर की यहाँ पर ज़रूरत है, उन्हें यहाँ पर बैठना पड़ेगा और उन्हें हमें और उन्हीं से हम सी फेयरर्स अपने राज खोल पाएंगे। तो सो यू हैव टू ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको सी फेयर्स के साथ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एंड डिवोर्स केसेस नहीं इतने भी नहीं है भाई, नहीं इतने नहीं है। अब सर यही कह रहे थे कल का मेरा भी। अच्छा, हमारे आने के बाद हम दोनों के अंदर डिवोर्स केसेस मैंने कभी नहीं देखे थे। सर ने कल परसों ही हमें बोला ये कि मेरे सामने कभी नहीं आए थे, और जैसे तुम दोनों आए हो इतने ज्यादा आने के हर दूसरा बंदा भाई। लेकिन आपको एक बात, लेकिन डिवोर्स तो हर तरफ हो रहे हैं, सिर्फ झाजियों के थोड़ी हो रहे हैं। आप हम पे प्लीज, तो वो छुपाते हैं ना, जैसे बताते नहीं। चेकलिस्ट होती है वीजा की, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो पढ़ते ही बस हाथ खड़े, मैम आपने पहले they want to show they are single। हाँ, ये मैरिज। अच्छा, there was this guy जिसका भी लगा रहे थे हम रिसेंटली, उसका सारा प्रोसेस हो गया, मैंने फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करके जैसे ही चेकलिस्ट भेजी, आपने मुझे बताया नहीं मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है, मैं तो 7-8 साल से अलग रह रहा हूँ अपनी वाइफ से। सर हमने ये कौन बताएगा, यू हैव टू टेल। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में मैरिज लिखा है, उसकी वाइफ की डिटेल्स लिखी हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट एंड में तो मुझे बता रहा है कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, एंड ही हैड नथिंग ऑफ हिज वाइफ। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बट फिर इसके अलावा वाइफ का भी इशू है। ओके क्रिस्टल जी, अब आप पे आते हैं। ईशा जी और कुछ बताना है तो प्लीज बताएं। ईशा जी की तरफ से डन हो गया गाइस, नाउ लेट्स कम टू क्रिस्टल जी। तो क्रिस्टल जी प्लीज बताइए कि अब डेक साइड की बात करते हैं यूएस वीजा में। वैसे तो काफी यूके, हाँ यूके वीजा में वैसे तो काफी कुछ ईशा जी ने कवर कर दिया, आपके एंड से आपको क्या इश्यूज है? सेम अभी डेक में कैसा है, सो बोथ द डेक कोर्सेज आर लाइक 3+6, सो टोटल 9 months का होता है। सो दे गो फॉर 6 months। अभी इनको फीस मतलब फंड ज्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं। द मिनिमम is 6.5 lakhs लाइक कट टू कट फंड्स, बिकॉज दे टेक 1023 into लाइक पर मंथ, तो 7 लाख तो रखना ही पड़ता है उसके लिए। सो सेम थिंग स्पॉन्सरशिप, अभी EOW का देखे तो नोबडी हैज देयर ओन फंड, सबका स्पॉन्सरशिप रहता है, ऑल रेटिंग बैकग्राउंड, तो उसमें एफिडेविट, फादर का कंसेंट, मदर का कंसेंट, फादर ने कहाँ से लिया वो भी प्रॉब्लम,
ज्यादा फंड है तो भी रिजेक्ट हो जाता है, कम फंड है तो भी। इसके लिए हम लोग अलग-अलग नए-नए रीजन से दे आर रिजेक्टिंग दैट वी आर आल्सो गेटिंग नो कि अच्छा ये भी रीजन हो सकता है। बट आपके हर चीज का आंसर एफिडेविट, क्लैरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट ही हैज ओनली इंट्रोड्यूस्ड अस टू द एफिडेविट। बट इसमें हेडेक आपका बहुत रहता है क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। I have deployed 2 people just for the visa. यू कैन से कुंडली है पूरी उसकी कि भाई जाके मैं वापस आऊंगा ही तो इंडिया। मतलब अब अगर हमें यूके का कॉन्सुलेट खोलना है तो हम यहाँ खोल सकते हैं। सो गाइज कीपिंग इट शॉर्ट, यूके वीज़ा कोई आसान चीज़ नहीं है। अगर आप यूके सीओसी के लिए जा रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये कुछ केस स्टडीज हमने करी है, तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल लुकिंग इनटू दिस एंड बी केयरफुल। अगर आप सही जगह से करेंगे तो आप कामयाब बनेंगे, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप कामयाब बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाय।